जय हिंद दोस्तों। आज अपन बात करने जा रहे हैं प्रक्षेप्य गति की। पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन किस किस टाइप से बनेगा। पहला ही क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। फिर उसके बाद कहेगा प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं और प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट लगा रखा है, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं तथा प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अपन प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी के साथ कुछ कोण बनाकर ऊपर फेंका जाता है तो वस्तु की जो गति होती है उसे ही प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे मैं भी आपसे बात करूं कि ये अपने पास आकाश वाला है जिसको अपन वाई अक्ष बोलते हैं और ये अपने पास पृथ्वी है जिसको अपन एक्स अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसको वाई अक्ष बोलते हैं, या जो आकाश के अंदर है उसको अपन वाई अक्ष बोलेंगे, जो पृथ्वी है उसको अपन एक्स अक्ष बोलेंगे, या फिर इसको क्षैतिज बोलेंगे। यहाँ से अपन ने ओ से किसी वस्तु को उठाया तो और ऐसे ऊपर फेंक दिया, फेंकने के बाद जो वस्तु की गति होगी उसी को अपन प्रक्षेप्य गति कहते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी के साथ कुछ कोण बनाते हुए ऊपर फेंका जाए तो वस्तु की जो गति होगी उसे ही हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ओके, इसको यहाँ से फेंका गया है, मान लेते हैं प्रारंभिक वेग उसका u वेक्टर मान लेते हैं। क्या मानना है? u वेक्टर प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को क्या लिखा है? u वेक्टर। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को क्या लिखा है? u। ठीक बात है। ओके, प्रारंभिक वेग u है। जब ऊपर जा रहा है तो सिर्फ आकाश वाले क्षेत्र की बात होगी, हवा वाले क्षेत्र की बात होगी, और तब y अक्ष की बात होगी। जब पृथ्वी पर है तब x अक्ष की बात होगी, पृथ्वी की बात होगी। ओके, जब हवा में फेंक दिया है, वस्तु ऊपर जा रही है तो आप खुद दिमाग लगाइए। यहाँ से देखिए, किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाती है उसका वेग कम होता जाता है। वेग कम होते होते लास्ट में एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे वेग 0 हो जाता है। अच्छा, ये वेग कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी को अपन किसी वस्तु को अपन ऊपर फेंक रहे हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की तरफ लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके वेग में कमी आएगी, और वेग में कमी आए या वेग में परिवर्तन हो, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है और वेग में कमी आ रही है तो त्वरण को ऋणात्मक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? त्वरण को ऋणात्मक लिखा जाता है। ऋणात्मक माइनस लिखेंगे। और किस वजह से हो रहा है ये त्वरण? गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। ध्यान से समझे, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन जो हो रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो तो उसको अपन गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसलिए g लिखा। और वेग कम हो रहा है इसलिए -g लिखा। स्टार्टिंग का ही है थोड़ा, ये अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। वस्तु को ऊपर फेंका है, फिर से समझा देता हूँ। वस्तु को ऊपर फेंका है, नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो वस्तु का वेग धीरे धीरे कम होता होता यहाँ टॉप पर पहुंचने के बाद ऊपर जाना बंद हो जाती है, फिर नीचे आना शुरू होती है। मतलब वेग पहले तो 0 हुआ है ना, फिर नीचे आ रहा है। तो ऊपर फेंका है वस्तु को, वेग में कमी आते 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 फिर 0 हुआ है, तो कमी हो रही है इसलिए त्वरण ऋणात्मक। अगर वेग बढ़ता तो इसको +g लिखते। क्लियर? और ये किसके लिए हो रहा है? आकाश में हो रहा है। पृथ्वी का तो कोई लेना देना नहीं है, पृथ्वी का लेना देना नहीं है, आकाश में हो रहा है और इसको अपन वाई अक्ष कहते हैं, इसलिए अपन लिखेंगे ay। ay का वैल्यू क्या है? -g। अच्छा, आकाश के अंदर ही मैक्सिमम अधिकतम वेग v का वैल्यू क्या हो रहा है? v, इसको भी y लिखेंगे और इसका वैल्यू कितना हो रहा है? 0। समझ में आया कैसे हो रहा है? यहां से फेंका तो वेग कम होता होता लास्ट में 0 हो गया। तो अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग बराबर v। y अक्ष के लिए इसलिए 0। पृथ्वी का तो कोई काम है नहीं,
भाई आकाश में वस्तु जा रही है तो पृथ्वी का कोई काम नहीं है, तो पृथ्वी के सापेक्ष त्वरण भी कितना है, त्वरण का कोई लेना देना नहीं है, तो ए एक्स का वैल्यू 0। आकाश में जा रहा है, आकाश की बात हो रही है, मतलब वाई अक्ष की बात हो रही है, वाई अक्ष की बात हो रही है, इसलिए वाई अक्ष का त्वरण -g, क्योंकि वेग कम हो रहा था इसलिए -g। और पृथ्वी की तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए उसका पृथ्वी के सापेक्ष या क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष उसका त्वरण 0 माना जाएगा। ओके, अच्छा, प्रारंभिक वेग इसका पृथ्वी के सापेक्ष ux मान लेते हैं और आकाश के सापेक्ष uy मान लेते हैं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे मान दिया, आप सारे कॉन्सेप्ट बताओ। बिल्कुल दोस्तों, मैं एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अभी ux माना है तो ux की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इस y अक्ष के समांतर अगर यहाँ से एक लाइन खींच दूं ये, तो दोस्तों एक त्रिभुज बन जाएगा अपने पास। ये त्रिभुज भी कौन सा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण मतलब दोस्तों 90 डिग्री वाला, ये 90 डिग्री वाला त्रिभुज बन जाएगा। और थीटा के जस्ट सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। अगर आप किसी दूसरे से पढ़े हैं 100% उन्होंने बताया होगा कि ये वेग का क्षैतिज घटक ux = u cos थीटा होता है। क्या होता है, ux = u cos थीटा होता है। आपके टीचर ने आपको यही बताया है, लेकिन ये ux = u cos थीटा आया कैसे है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। मिलके अभी समझते हैं। तो थीटा के सामने वाला लंब, ये आधार, ये कर्ण। कर्ण का वैल्यू दे रखा है u, क्या ज्ञात करना है, आधार। तो दोस्तों ये तो हालांकि सब काम रफ है, ये आधार बटे व कर्ण ये। और यहाँ पे एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको पता ही होगा वैसे तो, लाल बटे व कक्का। पहले वाला साइन थीटा होता है, दूसरे वाला कोस थीटा, तीसरे वाला टेन थीटा। आधार बटे व कर्ण, आधार बटे व कर्ण दूसरे नंबर पे है, और ये क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा होता है। तो आधार बटे व कर्ण इजिकल टू कोस थीटा। आधार की वैल्यू क्या लिखे अपन ने, माना था ux, कर्ण की वैल्यू क्या है u वेक्टर इजिकल टू कोस थीटा। तो ux इजिकल टू क्या आ गया, u डिवाइड में है, भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में, तो u कोस थीटा। ux का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, u कोस थीटा। ux इजिकल टू u कोस थीटा। ठीक बात है। तो जो आपने रट रखा था कि वेग का क्षैतिज घटक कोस थीटा होता है, ux इजिकल टू u कोस थीटा होता है, इसी तरीके से वेग का ऊर्ध्व घटक मतलब y अक्ष के लिए साइन थीटा होता है, इसलिए uy इजिकल टू u साइन थीटा। कैसे आया साइन थीटा, ये ज्ञात करने के लिए इसके समांतर रेखा खींची। अब ये ज्ञात करना है तो इसके समांतर एक लाइन खींच देते हैं, और यहाँ पे देखो एक z बन गया बड़ी आसानी से। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। थीटा के जैसे सामने वाला ये लंब, ये आधार, कर्ण तो है ही। अब की बार आपको uy का वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब लंब की वैल्यू ज्ञात करना है, और दे क्या रखा है, कर्ण। तो लंब बटे व कर्ण इजिकल टू लंब बटे व कर्ण इजिकल टू साइन थीटा। तो लंब की वैल्यू आपने क्या मानी है, uy, जिसका वैल्यू ज्ञात करना है। कर्ण की वैल्यू क्या है, u इजिकल टू साइन थीटा। तो uy इजिकल टू, ये भी इधर डिवाइड में है, भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में, तो u साइन थीटा। इस तरीके से आपका आता है क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। तो uy का वैल्यू क्या है दोस्तों, uy इजिकल टू u साइन थीटा। क्लियर, डायग्राम दोस्तों समझ में आया है। ये तो रफली कार्य है जो आपको रटवाया जाता है कि वेग का क्षैतिज घटक ux इजिकल टू u cos थीटा होता है, और ऊर्ध्व घटक uy इजिकल टू u sin थीटा होता है, जो अपन ने अभी ज्ञात करके करना सीखा है। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों, इसको मिटा देता हूं। ठीक बात है। अब अपने को ज्ञात करना है दोस्तों प्रक्षेप के पथ का समीकरण। प्रक्षेप के पथ का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आ क्या रहा है, एक तो ये जो इसके ऊपर जो वस्तु जा रही है ना, तो इसका समीकरण क्या होगा। इसका समीकरण क्या, एक सबसे पहले तो एक अपने पास दूरी आ रहा है,
मतलब x, दूरी को x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x दूरी आ रहा है, x लिखें या s लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों? प्रारंभिक वेग u आ रहा है, प्रारंभिक वेग u आ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? समय आ रहा है, समय चेंज हो रहा है और वेग भी चेंज हो रहा है, वेग भी परिवर्तित हो रहा है और वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब त्वरण भी आ रहा है। अब ये चारों भौतिक राशियां किस समीकरण में आती है या किस सूत्र में आती है? तो वो आती है गति के द्वितीय समीकरण में। किस में आती है? गति के द्वितीय समीकरण में। और कहां से शुरू हो रहा है? पृथ्वी से हो रहा है, मतलब एक्स अक्ष से शुरू हो रहा है। तो एक्स अक्ष के लिए गति का दूसरा समीकरण लिखना है, यहां लिख देता हूं। ये लिखने की आवश्यकता है नहीं, ये तो मैं बता रहा था। ओके, एक्स अक्ष के लिए गति का दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या होता है? ये होता है s इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अच्छा, अपन x अक्ष के लिए ले रहे हैं तो x अक्ष को यहाँ पे x लिखेंगे। अच्छा, यहाँ x अक्ष का दूसरा नाम क्षैतिज के लिए, क्षैतिज घटक के लिए, क्षैतिज के लिए ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो x इजिकल टू u का क्या हो जाएगा? ux और a का क्या हो जाएगा? ax। कोई कहते हैं सर t को tx क्यों नहीं लिखा? भाई समय है, समय तो आकाश के लिए भी वही रहता है, पृथ्वी के लिए भी वही रहता है। ओके, ux का वैल्यू दे रखा है अपने पास, x इजिकल टू ux का वैल्यू क्या है? u cos थीटा, t का t प्लस 1/2, ax का वैल्यू क्या है? 0 t स्क्वायर। तो x इजिकल टू u cos थीटा t प्लस 0 को किसी से भी गुणा करें तो क्या हो जाता है दोस्तों? 0 हो जाता है। तो प्लस का 0, तो x इजिकल टू, और 0 को किसी में जोड़ें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, डायग्राम में ये समझने में मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया है तो वीडियो को ज़रा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि अच्छी तरीके से इस वीडियो में अपन पढ़ सकते हैं। आपको जो कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया ना दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे को जैसे ही समय मिलेगा वो सरल तरीके से आपको मैं पढ़ाऊँगा। ओके, यहाँ से अगर t का मान निकालें तो t इजिकल टू क्या हो जाएगा? u cos थीटा इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में, x बटेवा u cos थीटा, समीकरण नंबर 1। अब ये तो पृथ्वी की बात होगी, पृथ्वी से अब ऊपर जा रहा है, मतलब हवा में जा रहा है, आकाश में जा रहा है। आकाश को अपन y अक्ष के लिए लिखते हैं, तो सेम वही क्या लिखेंगे? y अक्ष के लिए गति का दूसरा समीकरण। एक और बात दोस्तों आपको बता दूं, जो गति का दूसरा समीकरण, तो क्या गति का पहला या तीसरा भी होता है? तो बिल्कुल होता है दोस्तों। गति के 3 समीकरण होते हैं। प्रथम समीकरण v इजिकल टू u प्लस AT, दूसरा s इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और आपको एक बात इम्पोर्टेंट ये बता दूं, चाहे आपका फर्स्ट टेस्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, ये गति के समीकरण वाला क्वेश्चन आना निश्चित है, ये क्वेश्चन आना भी निश्चित है। प्रक्षेप्य गति के टोटल 3-4 भाग हैं। पहला भाग ये है प्रक्षेप के पथ का समीकरण, दूसरा भी अपन ज्ञात करेंगे, तीसरा भी ज्ञात करेंगे, चौथा भी ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन लगभग फिक्स होते हैं हर एक एग्जाम में। और अगर आपको गति के समीकरण नहीं समझ में आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, गति के समीकरण को ढूंढिए और तुरंत वो पढ़ लीजिए, वो एकदम सरल शब्दों में बताए हुए हैं। ओके, यहाँ पे अपन लिखते हैं दोस्तों, गति का समीकरण तो ये होता है। इसको y अक्ष के लिए लिख रहे हैं तो x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? y इजिकल टू ut प्लस 1/2
ए टी स्क्वायर। वाई अक्ष के लिए तो ये यू क्या हो जाएगा, यू वाई, और ए क्या हो जाएगा, ए वाई। क्लियर दोस्तों। अब यू वाई और ए वाई का वैल्यू लिख देते हैं। मैं ये मिटा देता हूं। तो y इज इक्वल टू यू की जगह पे यू वाई की जगह पे यू साइन थीटा टी प्लस 1/2 ए वाई की जगह पे वैल्यू माइनस जी और टी स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। समीकरण 1 से टी का मान लिखते हैं। समीकरण 1 से टी का मान रखने पर होता क्या है दोस्तों, 11th में जब अपन साइंस लेते हैं तो फिजिक्स के अंदर 2-3 चैप्टर अगर अपन ध्यान से पढ़ लेना तो फिजिक्स यूं आसान हो जाता है, लेकिन अपन 1-2 चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं अपन। इसलिए फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर ध्यान से देख लो। आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट चैप्टर के भी वीडियो देख सकते हैं। अगर फर्स्ट चैप्टर आपको आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, फिर आप फिजिक्स में कहीं नहीं रुकेंगे, आपको सबसे ईजी फिजिक्स लगेगा। ओके, मान रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की जगह पे क्या लिखना है, x अपॉन यू कोस थीटा माइनस 1/2 जी टी की जगह पे x अपॉन यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक बात है दोस्तों। y इज इक्वल टू, देखो u से ये u कैंसल, साइन थीटा बटेगा कोस थीटा तो टेन थीटा, तो x पहले लिख देता हूँ फिर टेन थीटा लिख देता हूँ। ये x पहले लिखा फिर साइन थीटा बटेगा कोस थीटा टेन थीटा, ताकि कंफ्यूज नहीं हुए। माइनस 1/2 जी और x स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, ये कोष्टक लगाने की अब जरूरत नहीं है, अपॉन u का भी स्क्वायर और कोस का भी स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों। अच्छा, यहां पे मैं चाहूं इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, y इज इक्वल टू टेन थीटा, फिर x लिख दूं, फिर प्लस माइनस 1/2 जी बटेवा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर। देखिए ये का यही है, टेन थीटा को कोष्टक में लिख दिया है, x का x प्लस माइनस 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर और एक्स स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस माइनस आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं है। ये ऐसा लिखा क्यों, यहाँ पे मान लूँ, माना टेन थीटा बराबर a और माइनस 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को अपन मान ले b। तो देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे a लिखना है, क्या है x प्लस इसकी जगह पे b लिखना है और क्या है एक्स स्क्वायर। तो अपने पास दोस्तों समीकरण क्या आ गया है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। और ये दोस्तों समीकरण है परवलय का। किसका है, परवलय का। परवलय का समीकरण है, अर्थात वस्तु परवलयाकार पथ पर गति करेगी। किस पर, परवलयाकार पथ पर गति करेगी। ये परवलय, इसको परवलय कहते हैं। और ये जो समीकरण है परवलय का है। अतः यहां लिख देंगे, अतः वस्तु परवलयाकार पथ पर गति करेगी। अच्छा, यही प्रक्षेप के पथ का समीकरण है। चाहे इसको आप आंसर माने चाहे इसको माने, दोनों हैं। आपको परीक्षा में करना तो यहां तक ही पड़ेगा। और ये प्रक्षेप के पथ के समीकरण है, यहां तक आपको करना है। समझ में आया, शेयर कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या पढ़ेंगे? प्रक्षेप गति के अंदर दूसरा क्या है? प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई का सूत्र। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।